बहुत पुरानी बात है, नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसा चंद्रगढ़ नाम का एक बहुत ही समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था। यहाँ के राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा की पत्नी रानी सुमति न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और कूटनीति की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। चंद्रगढ़ में लोग बिना किसी डर के रहते थे और वहाँ का व्यापार और कला बहुत उन्नत थी। राजा और रानी के बीच बहुत गहरा प्रेम था और वे हर समस्या का समाधान मिलकर निकालते थे। चंद्रगढ़ के पड़ोस में लोहगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसका राजा दुर्जन सिंह बहुत ही क्रूर, घमंडी और लालची स्वभाव का था। दुर्जन सिंह की नजर हमेशा चंद्रगढ़ की अपार संपत्ति और वहां के मजबूत किले पर रहती थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर हड़पना चाहता था। वह वर्षों से एक विशाल सेना तैयार कर रहा था, ताकि वह अचानक हमला करके चंद्रगढ़ को अपने अधीन कर सके। उसे पता था कि राजा विक्रम सिंह युद्ध से ज्यादा शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए उसने इसे अपनी जीत का सुनहरा अवसर माना। दुर्जन सिंह ने गुप्त रूप से अपनी सेना को सीमा की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। एक शाम जब राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी उनका मुख्य गुप्तचर हांफते हुए दरबार में पहुंचा। गुप्तचर ने घबराते हुए खबर दी, महाराज, अनर्थ हो गया। राजा दुर्जन सिंह अपनी हजारों की सेना और हाथियों के दल के साथ हमारी सीमा के पास पहुंच चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी मंत्रियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि चंद्रगढ़ की मुख्य सेना दक्षिण की सीमा पर तैनात थी। राजा विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम सेना के साथ वे इतने बड़े आक्रमण का सामना कैसे करेंगे। दुश्मन की संख्या उनके सैनिकों से 10 गुना ज्यादा थी, जो एक निश्चित हार का संकेत था। राजा विक्रम सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे युद्ध में हार गए तो उनकी निर्दोष प्रजा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दुश्मन का कहर बरपेगा। डर के मारे राजा के हाथ कांपने लगे और उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण, सरेंडर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ताकि नरसंहार को रोका जा सके। मंत्रियों ने भी सलाह दी कि इस समय युद्ध करना आत्महत्या के बराबर होगा, क्योंकि तैयारी के लिए अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। राजा अपने कक्ष में चले गए और सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। रानी सुमति को जब राजा की हालत और दुश्मन के हमले की खबर मिली, तो वे बिना देर किए राजा के निजी कक्ष में पहुंची। उन्होंने देखा कि राजा विक्रम सिंह बहुत हताश थे और उनकी आंखों में हार का डर साफ झलक रहा था, जो एक योद्धा के लिए शोभा नहीं देता था। रानी ने शांत भाव से राजा के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप अपनी और अपने पूर्वजों की वीरता पर से विश्वास खो चुके हैं? राजा ने उदास होकर कहा, सुमति, साहस से काम नहीं चलेगा। दुश्मन की संख्या अपार है और हमारे पास सैनिक नहीं है। रानी सुमति ने दृढ़ता से कहा, महाराज, युद्ध केवल तलवारों और घोड़ों से नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी लड़ा जाता है। उन्होंने समझाया कि डरकर भागने से या आत्मसमर्पण करने से दुश्मन की दया नहीं मिलेगी, बल्कि वह और भी क्रूर हो जाएगा। रानी ने राजा से प्रार्थना की कि वे अगले 24 घंटों के लिए राज्य की रक्षा की पूरी कमान उन्हें सौंप दें और धैर्य बनाए रखें। राजा को रानी की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने कांपते हुए स्वर में अपनी अनुमति दे दी। रानी के मन में अब एक ऐसी चाल चल रही थी जो दुश्मन को बिना लड़े ही धूल चटा सकती थी। रानी सुमति ने तुरंत सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य के सभी नागरिकों, चाहे वे किसान हो या व्यापारी, सबको मशालें इकट्ठी करने को कहें। उन्होंने आदेश दिया कि आज रात महल की दीवारों पर और राज्य की पहाड़ियों के हर कोने पर हजारों मशालें जलाई जाएं। रानी का विचार था कि दुश्मन को यह भ्रम हो जाए कि चंद्रगढ़ की सेना बहुत विशाल है और वे पहले से ही हमले के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ ही रानी ने आदेश दिया कि राज्य के सभी नगाड़े बजाने वालों को पहाड़ियों की ओट में छिपा दिया जाए। वे अलग अलग समय पर तेज आवाज में नगाड़े बजाएं, ताकि ऐसा लगे कि हजारों सैनिक मार्च कर रहे हैं।
रानी सुमति को पता था कि उनके दरबार में दुर्जन सिंह के कुछ गुप्त जासूस भेष बदलकर सक्रिय हैं, जो हर खबर दुश्मन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर एक फर्जी राजपत्र ऑफिशियल लेटर तैयार किया और उसे अपने मुख्य सेनापति को देते हुए ऊंची आवाज में बात की। रानी ने कहा, सेनापति जी, दक्षिण से हमारी 2 लाख की पैदल सेना और हाथियों का दल पहाड़ियों के पीछे पहुंच चुका है। उन्हें कल सुबह तक रुकने का आदेश दें। जैसा कि रानी ने सोचा था, पास खड़े दुश्मन के जासूस ने यह गुप्त संदेश सुन लिया और वह तुरंत दरबार से निकलकर दुर्जन सिंह के पास भागा। रानी मुस्कुराई क्योंकि उनकी चाल का पहला तीर निशाने पर लग चुका था। उधर चंद्रगढ़ की सीमा के पास डेरा डाले हुए राजा दुर्जन सिंह अपनी जीत की योजना बना रहा था। तभी उसका जासूस हांफते हुए वहां पहुंचा। जासूस ने फर्जी राजपत्र की बात बताते हुए कहा, महाराज, हम गलतफहमी में थे। चंद्रगढ़ की मुख्य सेना दक्षिण से वापस आ चुकी है और वे पहाड़ियों में छिपे हैं। दुर्जन सिंह यह सुनकर चौंक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी विक्रम सिंह इतनी बड़ी सेना कैसे जुटा सकते हैं। उसने अपने सेनापतियों के साथ चर्चा की और वे सभी अब अचानक हमले के विचार से थोड़ा डरने लगे थे। दुश्मन के मन में अब संदेह का बीज बोया जा चुका था, जो धीरे धीरे डर में बदल रहा था। जैसे ही रात हुई, रानी सुमति के आदेशानुसार पूरे चंद्रगढ़ की पहाड़ियों और किले की प्राचीरों पर हजारों मशालें एक साथ जला दी गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल आकाशगंगा धरती पर उतर आई हो और हजारों सैनिक पहरा दे रहे हों। पहाड़ियों के पीछे से नगाड़ों की गूंज इतनी तेज थी कि धरती कांपने लगी, जिससे दुश्मन को लगा कि लाखों सैनिक आक्रमण के लिए मार्च कर रहे हैं। दुर्जन सिंह ने अपने शिविर से बाहर निकलकर देखा तो वह सन्न रह गया। उसे चारों ओर रोशनी और सैनिकों की हलचल दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगा कि शायद उसे गलत जानकारी दी गई थी और चंद्रगढ़ वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। रानी सुमति यहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक और खतरनाक चाल चली और अपने एक वफादार सैनिक को भगोड़ा बनाकर दुश्मन के कैंप में भेजा। वह सैनिक घायल होने का नाटक करते हुए दुर्जन सिंह के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए। राजा विक्रम ने एक नई जादुई तोप बनाई है। उसने झूठ बोला कि वह तोप लोहे को भी पिघला सकती है और उसे कल सुबह पहली बार दुर्जन सिंह की सेना पर चलाया जाएगा। यह सुनकर दुश्मन के सैनिकों में भगदड़ मचने लगी और वे अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगे। सैनिकों के बीच यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि मौत निश्चित है। राजा दुर्जन सिंह ने अपने सैनिकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भय एक संक्रामक बीमारी की तरह उनके पूरे कैंप में फैल चुका था। सैनिकों ने देखा कि चंद्रगढ़ के ऊपर जलती हुई मशालें उनकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो वास्तव में केवल चलती हुई मशालें थीं। दुर्जन सिंह के सबसे अनुभवी सेनापति ने सलाह दी, महाराज, इस अनजान ताकत और जादुई हथियारों से लड़ना मूर्खता होगी। हमें पीछे हट जाना चाहिए। दुर्जन सिंह को लगा कि विक्रम सिंह ने उसे जानबूझकर जाल में फंसाने के लिए आमंत्रित किया है ताकि वह भारी सेना से उसे कुचल सके। उसका घमंड अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और वह कांपने लगा था। आधी रात बीत चुकी थी और चंद्रगढ़ की पहाड़ियों से आने वाले नगाड़ों का शोर अब और भी भयावह हो गया था, जिसे रानी ने बहुत सावधानी से नियंत्रित किया था। दुर्जन सिंह ने रात के अंधेरे में ही अपनी पूरी सेना को पीछे हटने, रिट्रीट का आदेश दे दिया ताकि वे उस जादुई तोप की मार से बच सकें। दुश्मन सैनिक अपने तंबू और भारी सामान छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि चंद्रगढ़ के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। बिना एक भी तलवार चलाए और बिना एक भी खून की बूंद बहाए दुश्मन की विशाल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। रानी सुमति दुर्ग की ऊंची मीनार से यह सब देख रही थी और उनके चेहरे पर जीत की शांति थी। जब सूरज की पहली किरणें चंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर पड़ी तो राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्री किले की दीवार पर खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहे थे। सामने का मैदान पूरी तरह से खाली था। बस दुश्मन द्वारा छोड़े गए टूटे हुए तंबू और कुछ रसद सप्लाईज बिखरी हुई थी। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सेना से वे डरे हुए थे वह बिना युद्ध किए ही गायब हो गई।
पूरा राज्य अब जय जयकार के नारों से गूंज उठा, क्योंकि लोग समझ गए थे कि उनकी रानी ने कोई चमत्कार कर दिखाया है। राजा विक्रम का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजा विक्रम सिंह तुरंत रानी सुमति के पास पहुंचे और उनके चरणों में झुकने लगे, पर रानी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। राजा ने भावुक होकर कहा, सुमति, तुमने न केवल मेरा मान बचाया बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान और इस साम्राज्य की गरिमा भी बचा ली। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि रानी अपनी चतुराई नहीं दिखाती तो आज चंद्रगढ़ राख के ढेर में तब्दील हो चुका होता। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। राजा ने उसी समय घोषणा की कि राज्य का हर महत्वपूर्ण निर्णय अब रानी की सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। उधर राजा दुर्जन सिंह जब अपने राज्य लोहगढ़ पहुंचा तो उसे पता चला कि वह एक साधारण चाल का शिकार हुआ था और वहाँ कोई 2 लाख सेना नहीं थी। उसकी पूरी सेना में उसकी बदनामी हुई और अन्य पड़ोसी राजाओं ने उसका मजाक उड़ाया कि वह एक झूठी अफवाह से डरकर भाग आया। उसका मनोबल इतना टूट गया कि उसने फिर कभी चंद्रगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। दुर्जन सिंह को समझ आ गया था कि चंद्रगढ़ के पास केवल सैनिक नहीं बल्कि एक ऐसी बुद्धिमान शक्ति है जिसे जीतना नामुमकिन है। उसकी हार ने साबित कर दिया कि केवल बड़ी सेना होने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। रानी की इस महान जीत की खुशी में पूरे राज्य में 7 दिनों तक उत्सव मनाने की घोषणा की गई। हर घर को फूलों से सजाया गया और रात में दीपोत्सव मनाया गया, जैसा रानी ने युद्ध की रात को मशालें जलाई थीं। नागरिकों ने रानी सुमति के नाम के जयकारे लगाए और उन्हें राज्य की ढाल, शील्ड ऑफ द स्टेट की उपाधि दी गई। विद्वानों और कवियों ने रानी की इस चतुराई पर कविताएं और गीत रचे जो आज भी उस क्षेत्र की लोक कथाओं में सुने जाते हैं। इस उत्सव ने राज्य के लोगों के बीच एकता और आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। रानी सुमति ने इस घटना से सबक सीखा और राजा को सुझाव दिया कि हमें केवल बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी सेना को भी मजबूत करना होगा। उन्होंने राज्य की सीमा पर नई चौकियां बनवाईं और गुप्तचरों के जाल को और भी गहरा और मजबूत किया ताकि दुश्मन फिर कभी सरप्राइज न दे सके। रानी ने खुद महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी तैयार की जिन्हें युद्ध कला और रणनीति की शिक्षा दी जाती थी। राजा विक्रम ने रानी के हर सुझाव को प्राथमिकता दी और चंद्रगढ़ की सुरक्षा अब अभेद्य हो गई थी। राज्य अब हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार था। रानी सुमति की इस चतुराई की कहानी जंगल की आग की तरह आसपास के सभी साम्राज्यों में फैल गई। कई राजा जो पहले चंद्रगढ़ पर हमला करने की सोच रहे थे, वे अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दरबार में निमंत्रण भेजने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि रानी सुमति की उपस्थिति में चंद्रगढ़ को जीतना टेढ़ी खीर है। चंद्रगढ़ अब एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र बन गया था, जहां लोग युद्ध के बजाय शांति और कूटनीति से विवाद सुलझाने आते थे। रानी के प्रभाव ने न केवल उनके राज्य को बल्कि पूरे क्षेत्र को स्थिरता और शांति प्रदान की। रानी सुमति ने महसूस किया कि बुद्धिमानी और तर्क शक्ति केवल राज परिवार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि हर बच्चे को यह सिखाना चाहिए। उन्होंने राज्य में एक विशेष विद्यालय खोला जहां शस्त्रों के साथ साथ शास्त्र और रणनीति की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। वे खुद सप्ताह में एक बार वहां जाकर बच्चों को पहेलियां सुलझाने और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने के तरीके सिखाती थीं। उनके इस प्रयास से राज्य को नई पीढ़ी के ऐसे युवा मिले जो हर समस्या का हल शांति और समझदारी से निकाल सकते थे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था अब पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बन गई थी। इस घटना के बाद राजा विक्रम सिंह के व्यक्तित्व में भी बड़ा बदलाव आया। वे अब पहले की तरह डरपोक या विचलित नहीं होते थे। उन्होंने रानी से कूटनीति के गुण सीखे और एक मजबूत प्रशासक के रूप में उभरे। वे अक्सर कहते थे कि एक सफल राजा वही है जिसके पास साहस के साथ साथ सही सलाह देने वाली एक चतुर रानी हो। राजा और रानी की यह जोड़ी अब शिव पार्वती की तरह पूजी जाने लगी थी और प्रजा को उन पर अटूट विश्वास था। राजा ने अपने दरबार में बुद्धि परिषद की स्थापना की जहां केवल ज्ञान और तर्क को स्थान दिया जाता था।
वर्षों बाद एक बार राज्य में भारी अकाल पड़ा और पड़ोसी राज्यों ने मदद करने से मना कर दिया ताकि चंद्रगढ़ कमजोर हो जाए। लेकिन इस बार राजा घबराए नहीं। उन्होंने रानी के साथ मिलकर अनाज के भंडारण और वितरण की ऐसी प्रणाली बनाई कि कोई भी भूखा नहीं सोया। रानी ने अन्य राज्यों के व्यापारियों को ऐसी व्यापारिक संधियां दी कि वे खुद अनाज लेकर चंद्रगढ़ आने लगे। अकाल के दौरान भी चंद्रगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिर रही, जो रानी की आर्थिक चतुराई का एक और बड़ा सबूत था। दुश्मनों ने फिर से हार मान ली क्योंकि वे चंद्रगढ़ को किसी भी तरह से नहीं झुका पा रहे थे। रानी सुमति ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय की मिसाल बने। उन्होंने यह साबित कर दिया कि रानी केवल महल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि वह राज्य की सबसे बड़ी रक्षक और मार्गदर्शक भी हो सकती है। उनकी कहानियां पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुनाई जाने लगी ताकि लोग अपनी बेटियों को भी साहसी और बुद्धिमान बनाएं। चंद्रगढ़ के लोग आज भी मानते हैं कि उनकी खुशहाली की जड़ें रानी की उसी एक रात की चतुराई में छिपी थीं। रानी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जो आज भी प्रेरणा देता है। समय बीतता गया और राजा रानी अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी चमक और बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने अपने पुत्र को एक ऐसा साम्राज्य सौंपा जो न केवल धनधान्य से पूर्ण था, बल्कि जहां के लोग शिक्षित और चतुर भी थे। राजा विक्रम अक्सर महल के झरोखे से उसी पहाड़ी को देखते थे जहां मशालें जली थीं और रानी का हाथ पकड़कर मुस्कुरा देते थे। वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी जीत वही थी जो बिना खून बहाए लड़ी गई थी। रानी सुमति ने अंत समय तक राज्य की सेवा की और अपनी सूझबूझ से शांति बनाए रखी। यह महागाथा हमें यह महान संदेश देती है कि कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। बलवान शत्रु को भी बुद्धि के बल पर पराजित किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास साहस और सही रणनीति हो। रानी की चतुराई केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां रास्ता बंद दिखाई दे, वहां अपनी बुद्धि से नया रास्ता बनाना ही सच्ची विजय है। चंद्रगढ़ की यह अमर गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है।